शिवानी अब 16 साल की हो चुकी है और आज उसका जन्मदिन है। वो अपने घर में अपनी माँ मीना के साथ और आस-पड़ोस के लोगों के साथ जन्मदिन मना रही है। तभी उसके चाचा नरेश जो कि बगल में रहा करते थे, वो बहुत सारे गिफ्ट लेकर शिवानी के पास आते हैं। शिवानी गिफ्ट को देखती है और देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। खैर रात होती है, केक काटा जाता है। केक काटने के बाद खाना-पीना मेहमानों को खिलाया जाता है। खाना-पीना खिलाने के बाद मेहमान सभी चले जाते हैं। उसके बाद शिवानी और शिवानी की माँ गिफ्ट खोलकर देखती हैं। गिफ्ट देखने के बाद वो भी रात को अपने-अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। सवेरा होता है, नरेश फिर शिवानी के घर आता है। नरेश अक्सर शिवानी के घर आता-जाता रहता था। शिवानी की उम्र 16 वर्ष थी और नरेश की उम्र लगभग 38 वर्ष थी। खैर मीना जो थी वो ये बात जानती थी कि नरेश इतना ज़्यादा घर क्यों आता है, क्योंकि वो एक औरत थी और वो मर्दों की नज़रों को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानती थी। इसलिए वो नरेश की नज़रों को पहचान लेती है। वो ये बात जानती थी कि नरेश शिवानी के लिए उसके घर आता है, क्योंकि मीना के जो पति थे वो एक मेले में खिलौनों की दुकान लगाया करते थे, इसलिए अक्सर शहर के बाहर रहा करते थे। मीना एक लालची प्रवृत्ति की औरत थी, इसलिए वो नरेश को घर आने से कभी नहीं रोकती थी, क्योंकि उसकी तो सभी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। अब नरेश जो था वो आता जाता रहता था और मीना को भी इस बात से कभी ऐतराज नहीं हुआ। एक दिन नरेश शिवानी को फिल्म दिखाने के बहाने ले जाता है। नरेश जो कि स्वयं शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। नरेश की पत्नी अनीता बहुत ही सीधी-सादी व्यक्ति थी, इसलिए वो कभी ये नहीं सोचती थी कि नरेश के मन के अंदर क्या चल रहा है, इसलिए वो कभी भी शिवानी और नरेश के रिश्ते को गलत तरीके से नहीं देखती थी। अब नरेश शिवानी को फिल्म दिखाने के बहाने सिनेमा हॉल ले जाता है। फिल्म देखते हुए सिनेमा हॉल में नरेश शिवानी के हाथ में हाथ रख देता है। शिवानी कुछ नहीं कहती। नरेश को लगता है कि शिवानी भी उसको पसंद करती है, इसलिए नरेश शिवानी को अपने दिल की बात बता देता है। जैसे ही शिवानी को ये बात पता चलती है, शिवानी चौंक कर खड़ी हो जाती है। वो यही कहती है, आप इतनी उम्र में बड़े हैं और आप मुझसे इस तरह की बात कर रहे हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये बात कहकर वो सिनेमा हॉल से बाहर निकल जाती है। नरेश भी उसके पीछे पीछे आता है, कहता है कि अगर तुम्हारी ऐसी ही सोच है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नरेश गुस्से में आकर उसे घर छोड़ देता है। घर छोड़ने के बाद नरेश शिवानी से बिल्कुल दूरी बना लेता है। वो बिल्कुल भी शिवानी के घर आया जाया नहीं करता था। ये बात मीना समझ जाती है। वो समझ जाती है कि नरेश जो है, उसका और शिवानी के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा मामला हो गया है जिससे नरेश घर नहीं आ रहा है। वो ये बात शिवानी से पूछती है। शिवानी भी अपनी माँ को यही बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि शिवानी डरती है, कहती है कि अगर उनको कोई बात बताएं तो कहीं कुछ गलत अनर्थ ना हो जाए। मगर शिवानी ये बात नहीं जानती थी कि मीना जो थी वो स्वयं नीच थी। वो एक लालची औरत थी। वो चाहती थी कि नरेश आता जाता रहे। अब मीना जो थी वो शिवानी से यही कहती है कि नरेश बहुत ही अच्छा आदमी है, वो आता जाता था, हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती थी। तुम्हारे पिता यहाँ पर नहीं हैं और उसका आना जाना पता नहीं क्यों बंद हो गया, मुझे तो पता भी नहीं। किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं नरेश से ज़रूर पूछूंगी। अब शिवानी कमरे के अंदर जाती है और कमरे के अंदर जाके वो यही सोचती है, सोचने लगती है उसके बारे में। सोचते सोचते वो एक दिन नरेश के घर जाती है और नरेश के घर जाती है तो वो नरेश को उसकी पत्नी से पूछती है। तभी उसकी पत्नी नरेश को आवाज़ देती है, कहती है कि शिवानी तुमसे मिलने के लिए आई है। नरेश को आवाज़ देकर नरेश की पत्नी किचन चली जाती है। तभी नरेश शिवानी से पूछता है कि बताओ क्यों आई हो। शिवानी झुकी नज़रों से नरेश से कहती है कि आपने तो आना ही जाना छोड़ दिया। तभी नरेश उससे कहता है, मैं किसके लिए आऊँ, मैं तो तुम्हारे लिए ही आता था। ये बात सुनकर शिवानी मुस्कुराती है। वो ये कहती है कि आपने जो भी सिनेमा हॉल में कहा था, मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं अपने कमरे में हूँ, आप चाहें तो वहाँ पर आ जाएं। नरेश इस बात से खुश हो जाता है। जैसे ही शिवानी जाती है, पीछे पीछे नरेश भी उसके कमरे में चला जाता है। नरेश जैसे ही उसके कमरे में जाता है तो वो देखता है शिवानी ने अपने पूरे कपड़े उतार रखे हैं। वो समझ जाता है कि शिवानी मान गई है।
अब नरेश उसको अपनी बाहों में भरता है और बाहों में भरने के बाद पूरी तरीके से उसको अपने आगोश में ले लेता है और वो लोग उस कमरे में भरपूर तरीके से अवैध संबंध बनाते हैं। अब ये सिलसिला अक्सर चलने लगता है। ये सिलसिला चल रहा था, तभी नरेश की पत्नी अनीता को एक दिन नरेश की शर्ट से एक बाल मिलता है। वो बाल किसी औरत का था। तो वो नरेश से पूछती है कि ये बाल किसका है। नरेश इधर उधर की बातें बताकर उसको घुमा देता है, मगर अनीता को नरेश के ऊपर शक हो जाता है। अब वो नरेश के ऊपर नजर रखने लगती है और एक दिन उसको ये बात पता चल जाती है कि नरेश का शिवानी के साथ क्या रिश्ता है। नरेश की और अनीता की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। वो शिवानी के घर भी जाती है, शिवानी को समझाती है, उसकी माँ को बताती है, कहती देखो इस तरह का काम ना हो कि जिससे मेरा घर बर्बाद हो। मगर शिवानी की माँ मीना यही कहती है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं शिवानी से इस बारे में बात कर रही हूँ। खैर, वो नहीं मानते हैं। वो अक्सर मिलते हैं, वो घर पे नहीं मिलते हैं, वो बाहर मिलते हैं। इस बात का अनीता को बहुत ही ज़्यादा दिल में घात पहुंचाता है और इसी बात को लेकर वो अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके चली जाती है और अपने भाई को सब बता देती है। उसका भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल किस्म का आदमी था। वो एक दिन वो एक दिन अपनी बहन के ससुराल आता है और अपने जीजा को धमकी देता है। कहता है कि अगर आपने इस तरह काम करते रहे और आप नहीं माने तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। नरेश भी उसके साथ गाली गलौज करके उसको भगा देता है। खैर, कुछ दिनों बाद शिवानी का कहीं अता पता नहीं चल रहा था। सुबह वो निकली थी और शाम तक घर नहीं आई थी, इसलिए शिवानी की माँ मीना जो थी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आस पड़ोस के लोग कहते हैं अब तुम्हें पुलिस स्टेशन जाके शिवानी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए और मीना ऐसा ही करती है। पुलिस वाले शिवानी की खोजबीन में लग जाते हैं। तभी अगले दिन एक आदमी को एक 16 साल की लड़की की लाश मिलती है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। मौका वारदात पे पुलिस भी पहुंच जाती है। वो जैसे ही उस लड़की को देखती है वो समझ जाती है कि ये शिवानी है। वो शिवानी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जहां पर पुलिस वालों को ये पता चलता है कि शिवानी की हत्या करने से पहले उसका रेप हुआ है। अब पुलिस वाले तुरंत उसकी मां को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपकी बेटी मिल गई है, मगर वो जीवित अवस्था में नहीं मिली है, उसका किसी ने खून कर दिया है। इस बात को सुनकर मीना बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है। वो तुरंत अपने पति को बताती है और उसके पति भी जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ जाते हैं और जैसे ही वो शिवानी को देखते हैं उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि वो बाहर कमाने के लिए गए थे तो अपने परिवार के लिए ही गए थे। अब उनकी इकलौती बेटी शिवानी इस दुनिया में नहीं थी, जिसके बाद उसके पिता बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होते हैं। वो पुलिस वालों के पीछे पड़ जाते हैं कि मेरी बेटी को किसने मारा, जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों को ये पता चलता है कि नरेश जो था उसका शिवानी के साथ कुछ अच्छा रिश्ता नहीं था, उसका और शिवानी का अवैध रिश्ता था। अब पुलिस वाले नरेश के घर जाते हैं तो नरेश उनको ये कहता है कि सर, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं मानता हूँ कि मेरा शिवानी के साथ अवैध रिश्ता था, मगर मैंने शिवानी की हत्या नहीं करी है। हो सकता है कि शिवानी की हत्या मेरे साले ने की हो। मेरा साला एक दिन मुझसे लड़ने आया था, मेरी पत्नी ने उसको सब कुछ बता दिया था, इसलिए हो सकता हो कि उसकी हत्या उसी ने करी हो। मगर प्रमुख संदिग्ध तो नरेश ही था। पुलिस के अनुसार प्रमुख संदिग्ध नरेश था, इसलिए पुलिस वाले नरेश को रिमांड में ले लेते हैं। मगर वो नरेश के साले राजू के पास भी जाते हैं और पूरी अच्छी तरीके से उससे पूछताछ करते हैं। वो राजू को थाने बुलाते हैं, वहां पर उसकी जमकर सुताई करते हैं, मगर राजू ने कोई ऐसा काम किया ही नहीं था। तो वो क्या करता? राजू उनको यही बताता है कि मैंने कोई काम नहीं किया साहब, मैंने तो सिर्फ अपने जीजा को धमकी दी थी जिससे मेरे बहन का घर सुधर जाए, इसलिए मैंने अपने जीजा को धमकी दी थी। अब पुलिस वाले राजू और नरेश की जमकर सुताई करते हैं, मगर दोनों कुछ नहीं बताते। तो पुलिस वालों को भी यही लगता है, हो सकता हो कि हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, हो सकता हो इन लोगों ने शिवानी की हत्या नहीं करी हो। तभी पुलिस वालों को एक लीड मिलती है कि एक चाय वाले ने शिवानी को एक लड़के के साथ आखिरी बार देखा था। पुलिस वाले तुरंत उसके पास जाते हैं। वो चाय वाला बताता है कि मैंने शिवानी को उस लड़के के साथ देखा था, मगर मैं उस लड़के को नहीं जानता कि वो कौन है। अब पुलिस वाले उस लड़के का स्केच बनवाते हैं और उसकी छानबीन में लग जाते हैं।
तभी उनको पता चलता है वो लड़का पवन था। पवन शिवानी को बहुत ही ज़्यादा चाहता था और वो शिवानी को एक दिन प्रपोज भी करता है, मगर शिवानी उसको मना कर देती है। ये बात पुलिस वालों को पता चल चुकी थी कि पवन शिवानी का आशिक था, जो शिवानी के पीछे पड़ा हुआ था, मगर शिवानी उसके साथ बैठकर गाड़ी में क्यों गई थी, ये सोचने वाली बात थी। जब वो पवन को पसंद नहीं करती थी तो उसके बावजूद वो उसकी गाड़ी में बैठ के क्यों गई थी, ये पुलिस वालों को सोचने पे मजबूर कर रही थी ये बात। अब पुलिस वाले इसकी छानबीन में लग जाते हैं, तभी वो पवन को अरेस्ट कर लेते हैं। वो पवन को थाने लेकर आते हैं और वहाँ पर उसकी जमकर सुताई करते हैं। पवन सब कुछ कबूल देता है। वो कहता है मैं शिवानी को बहुत ज़्यादा चाहता था, मैंने उसको प्रपोज भी किया था, मगर शिवानी नहीं मानी। और एक दिन मैंने शिवानी को नरेश के साथ देख लिया था, जो कि उसके बगल में रहता था। शिवानी उसको चाचा कहती थी, मगर मैंने उसको एक होटल में देख लिया था। जब मैंने उसको होटल में देखा तो मैं आपे से बाहर हो चुका था, मैं बिल्कुल सनक सा गया था। इसलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं कभी न कभी शिवानी को अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने शिवानी से झूठ बोला था कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए शिवानी मेरे साथ बैठकर बाइक में आ गई थी। अब मैंने शिवानी का अपने दोस्तों के साथ रेप किया और उसको मारकर एक जंगल में फेंक दिया। पुलिस वाले पवन की जमकर सुताई करते हैं, कहते हैं कि तुमने बेवकूफ़ी की हद को पूरी तरीके से पार कर दिया। तुमने ऐसा काम किया, ना तो शिवानी तुम्हारी हुई ना किसी की हुई, और तुमने शिवानी को मारकर अपने ही जीवन को नष्ट कर लिया। अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, हो सकता है तुम्हें फांसी भी हो जाए। पुलिस वाले तुरंत एक चार्जशीट बनाते हैं और पवन को जेल भेज देते हैं। साथ ही साथ उसके दोस्तों को भी जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो उम्र होती है, कमसिन उम्र होती है, इसमें गलत गलत तरीके के काम हो जाते हैं। नरेश जो कि एक अधेड़ आदमी था, 2 बच्चों का बाप भी था, शादीशुदा था, उसको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। उसने अपने साथ साथ अपने परिवार का भी जीवन नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोग जिस भी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव करें और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे ढंग से जिए। अपने परिवार को देखें, अपने बच्चों को देखें, जिससे आपका और आपके परिवार का अमूल्य समय बहुत ही अच्छा गुजरे। तो अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता है। नमस्कार, जय हिंद।